नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार देखा गया कि जिसमें राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद वो याद दिला रहे थे कि ब्रिटिश शासन भी किसान के आगे, किसान आंदोलन के आगे झुक गया था। शायद 1916 वाला की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये किसान आंदोलन है ही नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं है। देश को जानना चाहिए ये भारत विरोधी ताकतों का एक साजिश है और उन भारत विरोधी ताकतों में ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों और उनके साथ जितने भी ये परास्त हुए बैलेट बॉक्स पर जो चुनाव में जो परास्त हुए राजनीतिक दल, जो अपने अपनी खींच, अपनी हार और अपनी जमीन और अपनी राजनीतिक जमीन खोजने के चक्कर में जो इन जो है देश के दुश्मन राजनीतिक संगठनों के साथ वो जमे हुए हैं, उनके साथ वो गठबंधन भी करते हैं, कभी महागठबंधन भी बनाते हैं। ये उन्हीं का एक कुत्सित प्रयास है और खास करके एक चुनी हुई सरकार की नहीं, वो अब सब कुछ, चाहे वो संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, पूरी व्यवस्था को पलटने की एक साजिश कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें जब भी भारत में इस तरह की अस्थिरता होती है तो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी वो सक्रिय हो जाती हैं। पहले वो शुरुआत करती हैं कुछ जो है फिल्म स्टारों से और फिर मीडिया से, फिर जैसे फिर वो कई देश भी उसमें शामिल होने लगते हैं। एक कथा व्यथा तो ये है। दूसरा, जो इनका मुकाबला करने के लिए जो ये मोदी सरकार है, इस देश के और देश के सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसकी कथा व्यथा ये है कि ये जो ताकतें हैं, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस और वाम दल, जो कि भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है और हैं भी, यह देश की बहुत खतरनाक और चीन जो और अपने दुश्मन चीन के पैसों पर हमारे भारत के खिलाफ साजिश करने वाली और माहौल बनाने वाली
ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनको ये बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उनको देश का दुश्मन नहीं मानते हैं, देश का अभिशाप नहीं मानते हैं, देश का गद्दार नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम बस सारी प्रॉब्लम की जो धुरी है बस यही है। इनको मानते हैं कि ये विरोध पक्ष है और ये सभी वो विरोध पक्ष के नेता हैं, इसलिए विरोध करने का उनका अधिकार है। सवाल ये है कि जो इस देश का शत्रु है वह इस देश में एक सेकंड भी टिकने और रहने का अधिकारी नहीं है वो, और नहीं हो सकता। विडंबना दुख इस बात की है कि ऐसे लोगों को समर्थन भी मिल रहा है हमारे देश में। अब तक समर्थन जो है, जो राजनीतिक दलों के ऐसे तत्वों को जो कि जनता से झूठ बोल करके, जनता से छल कपट करके, जनता को भुलावे में रख करके अपराधी और बलात्कारी, गुंडा, माफिया, दादा और भ्रष्टाचारी और देश के संसाधन को लूट कर विदेशी बैंकों में जमा करने वाले, उनको हमारे देश के लोगों का समर्थन और वोट मिलता रहा और वो सत्ता में भी आते रहे। अब वही सीमा थोड़ा आगे बढ़ गई है कि देश के दुश्मनों को भी समर्थन हमारे देश के भारतीय भाई बहनों के, आदरणीय भारतीय भाई बहनों के द्वारा मिल रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी कथा व्यथा है। तो पहला जो दुखड़ा है कि ये बीजेपी वाले जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं। इनके राष्ट्रवाद का मुखौटा ये है कि इन देश विरोधी ताकतों को, यानी गांधी, नेहरू परिवार, चांडाल, चौकड़ी, काकस, जेएनपीसी या उसके राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या वाम दलों को इस देश का शत्रु नहीं मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते हैं, अभिशाप नहीं मानते, गद्दार नहीं मानते, वो विरोध पक्ष मानते हैं। और सारी समस्या की जड़ यहीं से है। अब वो क्यों नहीं मानते हैं? कौन सी उनकी उंगली दबी हुई है कि इतना ये बीजेपी और श्री मोदी जी देश के खिलाफ इतना खतरनाक खेल रहे हैं? उसकी वजहों पर एक अलग से वीडियो या अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाने के लिए भारतीय जनता के दल आएगा। लेकिन ये खेल रहे हैं कि देश के दुश्मनों को उसका शमन करने के बजाय, उसका मर्दन करने के बजाय, उसको नाश करने के बजाय वो उसको विरोध पक्ष मान रहे हैं और देश का दुश्मन नहीं मान रहे हैं। तो इसी उदाहरण पर आ जाइए कि जो गुलाम नबी आज़ाद जो ये बोल रहा था कि किसान आंदोलन, पहले तो वो किसान आंदोलन है ही नहीं। और ये गुलाम नबी आज़ाद कौन है, ये देश को जानना चाहिए। जब ये मुख्यमंत्री था तो जम्मू क्षेत्र या कश्मीर क्षेत्र में जितनी वन विभाग की ज़मीनें थी उनको कटवा करके ये पाकिस्तानियों को बसाने की एक योजना बना रहा था ये गद्दार गुलाम नबी आज़ाद। इस तथ्य को देश को जानना चाहिए। ये इतना बड़ा गद्दार है
कि इस देश की जो वन भूमि को काट करके जो जो कॉलोनी बसाने की बात थी, उसमें पाकिस्तानियों को बसाने की इसकी योजना थी, क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। तो धारा 370 के अनुसार भारत के लोग तो यानी बस चूंकि और धारा 370 के अनुसार भारत के लोग तो उसमें बस सकते नहीं थे। तो इसी का दुरुपयोग करते हुए कि भारत के लोगों को न बसा करके अपने दुश्मन पाकिस्तानियों को बसाने की उसकी योजना थी। अब वो सफल हो पाया कि नहीं हो पाया, ये वो गद्दार है जो है वो गुलाम नबी आजाद। अब वैसे भी जेएनपीसी का हर एक तो वो गद्दार है ही, और गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जो है तो हमेशा पाकिस्तान परस्त रहे हैं। पाकिस्तान जो है और आतंकवादियों की भाषा बोलते रहे और आतंकवादियों के साथ रहे हैं। तो इनसे कोई उम्मीद मैंने देश के लिए जो है वो की जा सकती नहीं है। और अब ऐसे ऐसे लोग राज्यसभा में राहुल ऐसे गद्दार जो है वो जेएनपीसी का अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता दल अपनी जो आवाम से बताना चाहता है कि ये भले अपने आवाम को भरमा करके भला के फुसला करके समर्थन लेकर के संसद में पहुंच रहे हैं, लेकिन हैं ये देश के दुश्मन। बीजेपी लाख इनको बचाने की कोशिश करे, लेकिन ये देश के शत्रु हैं। अब यही चीज यदि हमारी आवाम समझ जाए और देश के लोग समझ जाएं और इस बात को इस बात को प्रसारित होकर के यानी पूरे देश के लोग समझ जाएं इसको कि ये राजनेता नहीं है, बल्कि ये देश के शत्रु भी हैं, देश के लुटेरे भी हैं, और हर तरह से ये देश का अभिशाप है। वैसे जितने भी वाकयात आते जाएंगे, उन वाकयात पर, उन घटनाओं पर भारतीय जनता दल बराबर उसका विश्लेषण करके अपने भारतीय आवाम से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से को ये बताता जाएगा कि ये देखिए इनकी देश विरोधी और गद्दारी की करतूतें हैं, जिनको ये बीजेपी वाले और मोदी सरकार वो ढक रही है। और अब तक के जो कारनामे हैं वह इस बात को स्थापित करने में पर्याप्त हैं कि ये राहुल गांधी जेएनपीसी का कितना बड़ा गद्दार है। किसान आंदोलन कोई देख लीजिए, इस किसान आंदोलन को भड़काते भड़काते इस मुकाम पे लाया, और इसके भड़काने में इसका साथ देने वाले कौन थे? खालिस्तानी आतंकवादी। खालिस्तानी आतंकवादियों के विषय में जब बात आती है तो भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है, किसी जेएनपीसी की यानी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस की और इसी राहुल गांधी की नानी वो गद्दार इंदिरा ने खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले को खड़ा किया पंजाब में, और वो हमारे जो पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में जाकर के बैठ गया, और वहीं से खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियां वो चलाने लगा। तो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ इन जेएनपीसी वालों का या कांग्रेसियों का पुराना संबंध रहा है।
और इस किसान आंदोलन में भी ये दोनों एनपीसी वाले माने कांग्रेसी और खालिस्तानी साथ मिलकर के इतने भयानक घटना को अंजाम दिए। और चूंकि इन सबों का नेक्सस अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से होता है और खालिस्तानियों के अड्डे हैं कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में और खास करके लंदन में, वहां से समर्थन, पैसा सब कुछ आ रहा है। लोग बता रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जो इस तरह के तत्व हैं, इस तरह के जो उनके ठाट बाट हैं, उसका टुकड़े टुकड़ों में वर्णन न करके देखने से लगता है कि बगैर विदेशी फंडिंग के इस तरह से और इतने दिनों तक वो संभव नहीं है। तो भारत का ये दुर्भाग्य रहा है, पता नहीं कि भारत को अस्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है वो साम्राज्यवादी ताकतें और इस तरह के वो भी सक्रिय यानी हो जाती हैं। और आतंकवादी संगठन भी, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान का ISI हो, सब एक साथ जो है वो गैंगअप हो जाते हैं। और इसमें तो जो है इस किसान आंदोलन में तो सरेआम वो खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के किनारे बराबर वो लगते थे और लगते भी हैं। और इसके लोग बोलते हैं कि कहाँ लगते हैं और कौन कहाँ से आ जा रहा है पता नहीं। अब उसमें जो मुख्य बात यह है कि ये वाम दल वाले और खास करके GNPC वाले, इनका जो सबसे बड़ा जो हथियार है वह झूठ और अफवाह। अब झूठ और अफवाह के द्वारा हमारे पंजाब स्थित किसान या किसान जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो किसान हैं और भी किसानों में यह भ्रम कि इस कृषि कानून के जरिए आपकी जमीन छीन ली जाएगी और इससे भी बड़ा झूठ कि मोदी जो है वो सब बेच दे रहा है, हवाई जहाज, रेलवे, बैंक और ये भी जमीन और कृषि कानून के जरिए हमारी ज़मीन भी बेच देगा और हमको जो है यूपी बिहार के मजदूरों की तरह बना देगा। तो जब ये इस तरह के झूठ और अफवाह फैलाते हैं तो बीजेपी के लोग जिनके पास जो है कार्यकर्ताओं की और मेंबरशिप की एक फौज है, वो इनके झूठ और अफवाह को काट नहीं पाती है और या काटती नहीं, या काटने की मंशा नहीं रखती है। प्रॉब्लम जो है यहीं से, समस्या यहीं से शुरू होती है कि जब वो झूठ और अफवाह फैलाते हैं तो उस झूठ और अफवाह को काटने का इनके पास न तो कोई इंतजाम है, न तो कोई इनकी मंशा है, न तो कोई वो रणनीति है। इसके पहले देश ने देखा है कि CAA पर हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को सोनिया गांधी सरेआम रामलीला मैदान से भड़काई। किस तरह से भड़काई ये पिछले कई एपिसोडों में बताया भी गया था कि वो बोली थी कि अब अभी भी घरों में क्यों बैठे हो,
घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे। घरों से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से उसने वो इंस्टिगेट किया, कास्टिगेट किया कि वो हिंसा करो, हिंसा फैलाओ, तोड़फोड़ करो। और भारतीय वामपंथी ताकत दल ने बता रखा है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, और उसी प्रकार दूसरे भी आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंसक तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, वो जेएनपीसी के द्वारा ही पाले जाते हैं। और उन्हीं के द्वारा जो है इस तरह की हिंसा और इस तरह का उपद्रव, इस तरह की अस्थिरता फैलाई जाती है। और सीए के मामले में भी वो देखा गया कि जामिया मिलिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो सोनिया के जो है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य ही वो देखे गए थे उस हिंसा को भड़काते हुए, करवाते हुए, जैसे योगेंद्र यादव। लेकिन जब कार्रवाई करनी हुई तो ये कायर और गद्दार प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, राहुल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को। सारी समस्या की जड़ यह है। जिस राहुल गांधी ने, या गद्दार राहुल गांधी ने वो इन देश विरोधी ताकतों को, जो कि किसान आंदोलन का मुखौटा पहने हुई थी, उनको उकसाते हुए, समर्थन देते हुए, भड़काते हुए इस मुकाम तक लाया कि वो तत्व 26 जनवरी ऐसे राष्ट्रीय पावन मौके पर बैरिकेड तोड़ करके और दिल्ली में घुसने का और ट्रैक्टर के द्वारा वो दिल्ली पुलिस कर्मियों को कुचलने का, इस तरह से वो हिंसा करवाया। और हमारे 500 से अधिक दिल्ली पुलिसकर्मी या अधिकारी घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। और यही नहीं, उन्हीं उपद्रवियों में से जो आतंकवादी तत्व थे, वो लाल किले में चढ़ करके, लाल किले पर चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय गौरव, लाल किले पर जो अपना राष्ट्रीय गौरव तिरंगा है, उसको हटा करके खालिस्तानी आतंकवादी झंडा लगाया। पहले तो राकेश टिकैत भी, राहुल और ये कांग्रेस वाले, माने जेएनपीसी वाले बोलते थे कि ये उपद्रवी तत्व कहाँ से आ गए, हमको पता नहीं, ये हमारे नहीं है। और अब जब उनके खिलाफ माने एफआईआर और केस दर्ज हुए हैं, उनकी धरपकड़ हो रही है, तो फिर इसी जेएनपीसी, गद्दार जेएनपीसी का, अब वो गद्दार माना जाएगा वो अमरिंदर, मुख्यमंत्री पंजाब का, कि जो इन देश विरोधी ताकतों, जिन्होंने झंडा लगाया आतंकवादी वहाँ पर वो लाल किले पर, उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए उसके पक्ष में 70 वकीलों का एक फौज बना रहा है वो गद्दार जो है अमरिंदर। और भारतीय जनता दल सीधे वो गद्दार बोलेगा। और इसके बाद ये राहुल कह रहा है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं,
अभी तो हम जो है पूरा कृषि कानून के जरिए पूरे देश में आग लगाएंगे। ये सारी बातें ये बीजेपी और मोदी के सामने हो रही है। तब भी बीजेपी और मोदी इस राहुल को इस देश का दुश्मन नहीं मान रहे हैं। सुनने में आया कि बीजेपी के लोग योगेंद्र यादव के घर जा करके तोड़फोड़ किए, लेकिन इस राहुल के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं कि ये गद्दार को इस देश से निकाला जाए। यही दुखड़ा है इस देश का कि बीजेपी और मोदी जो है इस गद्दार राहुल को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं और ना तो प्रदर्शन करते हैं। वो अनाप शनाप कि कोई बॉलीवुड का किसी ने अपमान कर दिया देवी देवताओं का तो तमाम आंदोलन करेंगे, लेकिन ये बराबर गद्दारी कर रहा है राहुल जो है। इसके खिलाफ बीजेपी वालों का जरा भी न तो कोई आंदोलन है न और ना तो कोई अभियान है और ना तो इस देश की जनता को जागृत करने का कि भाई ये देश का गद्दार है। और जागृत करना तो जागृत करना तो एक काम है ही, चूंकि ये पावर में है तो राहुल गांधी जैसे गद्दारों को यानी वो इस देश से बाहर करने की बजाय ये मोदी महोदय इसको पाल रहे हैं और इसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके सारे वो भ्रष्टाचार के और देश विरोधी पापों को धुल रहे हैं, इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और सारे आरोपों को झेलते हैं। कभी तानाशाह के रूप में, कभी वो 15 लाख रुपया लाओ, कभी ये चोर है। तो सारी समस्याओं की जड़ यहां पर है। तो अब ये सवाल है कि ये और वैसे भी जो देश के दुश्मनों को पाले, जो देश के दुश्मनों का उसका नाश करने के बजाय उसको पाले, वह भी देश का सबसे बड़ा गद्दार है। यह भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से बराबर वो बताता रहेगा जब तक कि इस तरह की जागृति पूरे देश में न हो जाए। इसी बीच में जो है कोई पॉप स्टार रिहाना वगैरह जो है इसके समर्थन में, और चूंकि ये भारत विरोधी आंदोलन है ही, ये किसान आंदोलन का नाम है। अच्छा, तो वो राज्यसभा में जरा आ जाइए। राज्यसभा में बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है। उस राज्यसभा में उस गद्दार गुलाम नबी आजाद के विषय में अभी बताया गया कि वह जो है जम्मू कश्मीर की वो वन विभाग की जमीनों को साफ करवा करके अपने दुश्मन पाकिस्तान के लोगों को बसाने की योजना बना रहा था गद्दार जो है जम्मू कश्मीर, ये गुलाम नबी आजाद। और उसके साथ साथ बराबर जो है आतंकवादियों की भाषा बोलना, आतंकवादियों का समर्थन करना, अलगाववादियों का समर्थन करना, बराबर इसका चरित्र रहा है इस गद्दार गुलाम नबी आजाद का। अब ऐसे ऐसे गद्दार वो राज्यसभा में पहुंचे हैं, यह भी देश का एक वो दुर्भाग्य है। तो ये सब इन गद्दारों को जो है बीजेपी वाले और मोदी जी जो है वो गद्दार न तो मानते हैं, न तो मानते हैं और मानते हैं कि ये विरोध पक्ष वाले हैं। तो राज्यसभा में एक भी बीजेपी के नहीं कहा कि भाई ये किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि किसान आंदोलन का मुखौटा पहन करके देश विरोधी ताकतों की साजिश है।
ये नहीं कह पाए। और जिस अंग्रेजी शासन की बात कर रहे थे तो बीजेपी वाले यह भी नहीं कह पाए कि तुम किस वो विदेशी और तुम किस जो है वो ब्रिटिश शासन ब्रिटिश हुकूमत की बात कर रहे हो। जिस ब्रिटिश हुकूमत या अंग्रेजों जो भारत में जो अंग्रेजी शासन था, वो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए तुम लोग जो है उस अंग्रेजी हुकूमत के दलाल और मुखबिर थे। इतना भी नहीं कह पाने की बात तो दूर, उनकी मंशा ही नहीं है कि यह देश के सामने बेनकाब हों। यही तो दुखड़ा है देश का। देश का दुखड़ा यह है कि ये जो बीजेपी है, ये जो मोदी जी हैं, इन देश के दुश्मनों को इनका नाश करने के बजाय, और जान लीजिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम यह स्पष्ट रूप से जान लें कि जब तक इन ताकतों का नाश भारत की पावन धरती से नहीं होगा, देश को चैन आ नहीं सकता। लेकिन ये बीजेपी, गद्दार बीजेपी और गद्दार मोदी जी इन सारी जो है देश विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके गद्दारी के पापों को धुल रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। ये दुखड़ा है इस देश का। तो रिहाना वगैरह पॉप स्टार का कोई महत्व नहीं होता है, और उस पर वो रिएक्ट करना भी ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच में ये खबर यह आई कि वो शर्जिल उस्मानी या शर्जिल अहमद करके था, जो कि सीए पर काफ़ी देश विरोधी बयान दिया था कि नॉर्थ ईस्ट को जो चिकन नेक पर काट दिया जाए, काटना आसान है, और चीन से मिलकर के तमाम बातें बोलता रहता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल देशभक्ति के लिहाज से, अवाम परस्ती के लिहाज से सारी उन समस्याओं को, सारे देश के पहलुओं को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष जो है ला रहा है। अब ये आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय अवाम पर ये जिम्मेदारी बनती है कि इस संदेश को जितना अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाएं, जागृति लाएं, और देश में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान स्थापित हो। तभी जाकर के जो देश विरोधी ताकतें हैं, विभिन्न रूपों में हैं, उनसे निजात वो मिल पाएगा। नामुमकिन नहीं है, लेकिन कठिन तो है। लेकिन वो कठिन आसान तभी होगा जबकि सारे हमारे भारतीय भाई बहन इस मुहिम में शामिल हो। तो अब एक वाक्य और सुन लीजिए। सुनने में आया कि वही जो शर्जिल उस्मानी या शर्जिल इमाम को जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने बुलाया, और फिर वही उसने धार्मिक बात बोली। अब उन धार्मिक बातों को या पांथिक बातों को का उदाहरण जो है भारतीय अवाम ताकत दल नहीं वो करना चाहता है। वही वो यानी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, और कि वो शायद वो ये भी बोला था कि हम इस देश के संविधान को भी नहीं मानते हैं, यहाँ की पुलिस को भी नहीं मानते हैं, सरकार को भी नहीं मानते हैं। तो पता नहीं वो जो इस देश के संविधान को नहीं मानता है और यहाँ के व्यवस्था को नहीं मानता है, तो वो है क्यों इस देश में? वो निकल जाए कहीं और या देश के लोग निकाल दें, सरकार उसको बाहर निकाल दे। लेकिन सवाल बस यही नहीं, सवाल यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक मूर्धन्य जो है शिक्षण संस्थान है,
जहाँ से कई कई हस्तियाँ निकली हैं, जहाँ से जो है वो जहाँ में पढ़ करके वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और वहाँ के उप कुलपति रहे हैं, ऐसी हस्तियां हैं। वहाँ पर ये लोग ऐसे तत्वों को क्यों बुलाते हैं? सवाल ये उठता है कि एक से एक पढ़े लिखे लोग होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये उनकी बौद्धिक अंधता यानी इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ऐसे तत्वों को इस तरह के मूर्धन्य शिक्षण संस्थानों में क्यों बुलाते हैं। और यदि बुलाते हैं और बुलाने का सिलसिला पहले से जारी रहता है, तो भारतीय वाम ताकत दल का कहना है कि इसी तरह से चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया हो, इनको इन शिक्षण संस्थाओं को जो कि इस तरह के तत्वों को बुला करके उस शिक्षण संस्था के यश पर, उसकी परंपरा पर कलंक लगाना। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह की बात वो बोल रहा था, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम आग लगाने के लिए लोग हाथों में तीलियां लेके बैठे हुए हैं, और ऐसे लोगों के वक्तव्य जो है, वक्तव्य आते ही वो हिंदू मुस्लिम तीलियां जो है वो फेंक करके आग लगाने में उनको देर नहीं लगती है। तो ऐसे तत्व जो है इस समाज के भी दुश्मन है और देश के भी दुश्मन है। तो ऐसे देश के दुश्मनों को, समाज के दुश्मनों को इस तरह की जो है शिक्षण संस्थाएं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, जामिया मिलिया हुआ या नदवा हुआ, वो क्यों बुलाती हैं? और यदि बुलाने का सिलसिला उनका बंद नहीं होता, बुलाती हैं, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। यानी उनको जरा भी ख्याल नहीं कि भाई आखिर इन शिक्षण संस्थाओं की परंपरा क्या है, इनकी कीर्ति क्या है, इनका यश क्या है, और किस तरह के तत्वों को बुलाती हैं। अब देखिए, जब सीए पर इस तरह के नारे उसी जो है वो जामिया मिलिया में लगे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी जामिया मिलिया की छाती पर, कुछ ऐसी बातें। तो जो इस तरह की बातें, वो हिंदुत्व और इस्लाम की बातें आपस में बैमने से दुश्मनी की बातें पढ़ाता है या भड़काता है, ऐसी शिक्षण संस्थाओं को जब तक कि वो दुरुस्त ना हो, बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल देश के हित में बहुत आवश्यक है। और इस तरह से कोई भी जो भी इस समाज में भेद विभेद, तनाव और समरसता को, आपसी ताने बाने को, और भारतीय समाज के आपसी ताने बाने को, गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने वाला जो भी करतूत करता है, और कहीं से भी करता है और किसी भी संस्थान से करता है, उसको बंद कर देना चाहिए, और बंद करना पड़ेगा उसको। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो नदवा हो। तो ये बहस हो रही थी न्यूज़ नेशन पर। दीपक चौरसिया उसका एंकर था। फिर वही बात आई कि ये
जिन्ना की फोटो क्यों लगी है। और फिर वही बात वहीं पर आकर टिकी कि जिन्ना ने जो है इस देश को बंटवाया। काफी लोग जो है बस इसी पर बहस कर रहे थे कि जिन्ना ने देश को बंटवाया, और जबकि भारतीय जनता दल स्वयं नहीं, बहुत बड़ा तबका है इस देश में जो कि ये मानता है कि देश को बांटने वाला गद्दार नेहरू और गद्दार गांधी है। तब भी ये सब मान नहीं रहे हैं कि देश को बांटने वाला तभी इस दुष्प्रचार इस दुष्प्रचार को रोक नहीं रहे हैं, और उस दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, झूठ बोलने में लगे हुए हैं, अफवाह फैलाने में लगे हैं कि देश को बांटने वाले जो है वो जिन्ना साहब थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से जो प्रवक्ता था, उसका भी नैतिक साहस नहीं हुआ ये कहने का कि देश को बांटने वाला वो गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी या गद्दार नेहरू था। इस तरह की मानसिक गुलामी है। खैर, कोई बात नहीं है, भारतीय जनता दल को इस तरह की सभी समस्याओं का ज्ञान है, और इस तरह की समस्याओं की प्रकृति क्या है, उसका आयाम क्या है, कितने खतरनाक रूप में है, ये अपने आदरणीय भारतीय अवाम से अवाम से बताता रहा है और बताता रहेगा। बस यह है कि इसकी जागृति होनी बहुत जरूरी है, और इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि इस सबका जवाब जो है भारतीयता। जिस वक्त भारतीयता आ जाएगी, लोगों में भारतीयता आधारित भाईचारा का व्यवहार, आचरण और संस्कार आ जाएगा, तो न तो कोई वो सरजिल वो अहमद दिखेंगे, न तो तब ये भी राहुल ऐसे गद्दार, सोनिया ऐसे गद्दार, गुलाम नबी आज़ाद ऐसे गद्दार वो भी उड़ जाएंगे। बीजेपी का काफ़ी वो धंधा वो चौपट हो जाएगा। बीजेपी और मोदी जी का जो झूठा राष्ट्रवाद का जो धंधा खोले हुए हैं, दुकान खोले हुए हैं, वो भी उनका धंधा बिल्कुल चौपट या बंद हो जाएगा। और न दीपक चौरसिया जैसे लोग या तमाम एंकर जैसे लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम करने वाले, सबके धंधे जो है वो चौपट हो जाएंगे। देश में एक जो है समरसता का, आपसी भाईचारे का माहौल होगा कि सबको साथ में रहना है और एक ही साथ रहना है, सबको मिलकर रहना है, भारत के लिए जीना है और भारत के लिए मरना है, भारतीय बन करके। तो इसीलिए जो है वो भारतीय जनता दल भारतीयता की मुहिम जो है वो चलाए हुए है। और देखिए, भारतीय जनता दल ने अपने देशवासियों में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए और उसी संदर्भ में जितने हमारे भारतीय भाई बहनों का तबका है जो कि अलग अलग विशेषताओं से वो यानी विभूषित है, जैसे कोई वो हिंदू सनातन आस्था का अनुयायी है, तो उनको हिंदू कहने के बजाय भारतीय जनता दल ये ज़्यादा उचित और कारगर मानता है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज। उसी प्रकार दूसरी आस्था वाले हैं इस्लाम आस्था, तो उनको मुसलमान कहने के बजाय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज। और इस प्रकार जो है ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, यानी मतलब कि इन सब में भारतीयता का आभास, भारतीय भाई बहन का आभास
होना अनिवार्य है। और हमारे देश में कई भारतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। तो उसके लिए भी जो संबोधन है, जो संबोधन इसने बनाया हुआ है भारतीय अवाम ताकत दल ने, कि जैसे कोई जो हमारी भारतीय भाषा है उड़िया, तो उन भारतीय भाई बहनों को के लिए जो संबोधन होगा कि हमारे उड़िया भाषी भारतीय भाई बहन, भाषी माने बोलने वाले, या हमारे तमिल भाषी भारतीय भाई बहन, तो उसमें भी भारतीय भाई बहन का आभास, एहसास, लगाव होना बहुत जरूरी है। भारत के किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले, केरल में रहने वाले हैं, गुजरात में रहने वाले, केरल में रहने वाले, तो केरल वासियों में रहने वाले केरल वासी भारतीय भाई बहन। तो इस तरह के संबोधन जो है भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने पदाधिकारियों में, और इसके माध्यम से अपनी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय अवाम से यही निवेदन करता है कि आप लोग भी भारतीयता के माहौल को बढ़ाने के लिए इन्हीं संबोधनों का प्रयोग करिए। किसी को मुसलमान मत कहिए कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। उसी तरह इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग किसी को हिंदू न कहें कि मैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। थोड़ा सा कहने में लंबा जरूर होगा, लेकिन एहसास जो है बहुत बड़ा होगा। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, तो भारतीयता का आभास और उसका एहसास और उसका आचरण व्यवहार ये बहुत जरूरी है। और कल्पना करें कि जिस वक्त हो जाएगा तब उस समय जो है ये मोदी जी की जो गद्दारी चल रही है, सिर्फ गद्दार राहुल को बचाने की, उससे भी निजात देश को मिल जाएगी। अब लेकिन ये इनकी साजिश मोदी जी की राहुल को बचाने वाली देश को किस गड्ढे में ले जाएगी, अभी वो दिन देखना बाकी है। ये सिर्फ सारी समस्या बस इसी पर केंद्रित है कि इतने बड़े गद्दार राहुल और जेएनपीसी को श्री मोदी जी और बीजेपी जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं, और वो देश के सामने मानी गद्दार के रूप में बेनकाम ना हो, इसकी साजिश कर रहे हैं। सारी समस्याओं की जड़ यहाँ पर है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।